Welcome to my channel Dr. Deepa Dhake's NEET Biology and I am Dr. Deepa Dhake, Director at Biozone Classes जबलपुर। स्टूडेंट्स आज मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही लैंग्वेजेस में ये एक्सप्लेनेशन में दूंगी। एंड बेसिकली आज सेशन में जो वीडियो लेकर आई हूँ दैट लेक्चर मेनली एसोसिएट, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लेक्चर जो आज का होगा वो अपना 2 इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के लिए है, क्योंकि इसके पहले जो हिंदी मीडियम के वीडियोस अपलोड किए हैं वो वीडियोस आपके सेल के टॉपिक से ही थे। तो उसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है अपना आज का, दैट इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, और आप स्टडी करते हैं स्वशासी कोशिका। सो अप टू एंड ऑफ द वीडियो आप कनेक्ट रहिएगा। एंड सेकेंडली जो न्यू स्टूडेंट्स बेसिकली हिंदी मीडियम के अटैच हो रहे हैं और अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कनेक्ट होंगे चैनल से, दोज ऑल स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए। एंड एनी अनदर टॉपिक्स में आपको डाउट्स है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेरीज को रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं स्वशासी कोशिकांग और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। बेसिकली जब हम सेल को स्टडी करते हैं और कोशिका को स्टडी करते हैं, तो सेल को जब आप पढ़ना स्टडी करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स हम स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनेल्स को हम सेल के स्मॉल कंपार्टमेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज ये जो सेल का कंपार्टमेंट होते हैं या छोटे छोटे पार्ट आप कह सकते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ये जो कोशिकांग और सेल ऑर्गेनेल्स है ये पर्टिकुलरली डिफरेंट काइंड्स के फंक्शंस के साथ एसोसिएट होते हैं। तो फूड की सिंथेसिस के लिए, एटीपी के संश्लेषण के लिए अलग अलग प्रकार के आप पढ़ते हैं, सिक्रीशन या स्रावण से संबंधित फंक्शन स्टडी करते हैं। तो जितने भी डिफरेंट फंक्शंस आप पढ़ेंगे उन सभी फंक्शंस के लिए कोशिका के कोशिका द्रव्य में और साइटोप्लाज्म में यू रिमेम्बर स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर हमने ये टॉपिक आज सिलेक्ट किया है स्वशासी कोशिकांग। क्यों? क्योंकि आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या आप हिंदी में उसको इतना बहुत ज्यादा हिंदी भी मैं बार बार अपने क्लासेस में भी बच्चों को कहते रहती हूँ कि टर्म्स बायोलॉजी के एटलीस्ट इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नीट एग्जाम के लिए कर रहे हैं एंड सिलेक्ट होके आपको एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो वहां पर जब आप मेडिकल की स्टडी करेंगे तो वहां पे हिंदी मीडियम में बच्चों मटेरियल अवेलेबल नहीं है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग से ही मैं कहते आ रही हूँ कि ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, बट टर्म्स वाइज आप इंग्लिश को ही प्रेफर करिएगा, ठीक है। तो आज फर्स्ट हम स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट। इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? बिकॉज आप याद रखिए ये दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें इनका अपना सेल्फ डीएनए प्रेजेंट है। सो देयरफॉर आप याद रखिए कि दोनों ही सेल ऑर्गेनेल्स में आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों का अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड उस कारण से और बिकॉज ऑफ दैट आप याद रखिए कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स व्हाई इनको हम कह रहे हैं कि ये स्वशासी और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना शुरू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा घर आप कहते हैं। क्यों कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन आप याद रखिए क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सेल में जो एनर्जी और ऊर्जा उपस्थित है, सेल का जो एनर्जी है और एनर्जी करेंसी और ऊर्जा वो किस रूप में उपस्थित होती है? एटीपी के रूप में। और ये जो एटीपी का निर्माण है, एटीपी की सिंथेसिस प्लस एटीपी के स्टोरेज का जो फंक्शन है वो फंक्शन मेनली किसके साथ कंसर्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। एंड इस रीजन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जाघर और आप कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ सेल। नाउ जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंड बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया ये नाम प्रोवाइड किया था। संरचना जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया की अपीयर करते हैं तो संरचना में प्रीडोमिनेंटली आप यहाँ पे स्टडी करते हैं उसका मेम्ब्रेन सिस्टम और झिल्ली तंत्र। सेकेंडली आप यहाँ पे स्टडी करते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को आप हिंदी में अदात्री भी कहते हैं। मेम्ब्रेन स्टडी करते हैं, मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं
एंड जब आप मेम्ब्रेन को पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली हम स्टडी करते हैं इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को। क्यों स्टडी कर रहे हैं हम इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आप अन्य एक संरचना पढ़ी होगी, इस संरचना को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी किस पर डेवलप होते हैं याद रखिएगा, क्रिस्टी जो है वो आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो फर्स्ट वी कम्स टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टू मेम्ब्रेन सिस्टम्स है, एक आपके पास है आउटर मेम्ब्रेन और बाह्य झिल्ली, और दूसरी होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन और आंतरिक झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की देखिए कंटिन्यूस मेम्ब्रेन है और स्मूथ मेम्ब्रेन है। सेकेंडली आउटर मेम्ब्रेन याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्या रीजन है कि आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का परमिएबल है, तो ये रीजन याद रखिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया परमिएबल या पारगम्य होता है बिकॉज उसमें प्रोटीन के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप कहते हैं पोरीन प्रोटीन। तो पोरीन प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण आप याद रखिए आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन कैसे होगा आपका? सिलेक्टिव परमिएबल, या हिंदी में आप कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। तो ये पार्ट याद रखिए। आउटर मेम्ब्रेन जैसे आप देख रहे हैं स्मूथ है, बट इनर मेम्ब्रेन में देखिएगा एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या आप कहते हैं अतिवृद्धि, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको अपीयर होते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। माइक्रोग्राम क्रिस्टी साइंटिस्ट है जिन्होंने सर्वप्रथम इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को या अतिवृद्धि को देखा था और उन्हीं के नाम पे इनको कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी सभी को मिला के आप क्रिस्टी कहते हैं, और सिंगुलर या एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको कॉमनली क्रिस्टा कहा जाता है। अब क्रिस्टी की उपस्थिति के कारण क्या हो रहा है, जो एटीपी संश्लेषण के लिए सतह होती है, क्रिस्टी की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में आप याद रखिए एटीपी संश्लेषण की सतह में और सरफेस में एटीपी सिंथेसिस के लिए जो सरफेस अवेलेबल है उस सरफेस में क्या होगा, इंक्रीज और अतिवृद्धि पाई जाती है। तो एटीपी सिंथेसिस के लिए जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका क्रिस्टी के कारण इंक्रीज होता है। अब क्रिस्टी पे आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर आप प्रत्येक क्रिस्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्रत्येक क्रिस्टी पे आप याद रखिएगा पेपर पिन के जैसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, और ये जो पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ऑक्सीसोम टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, तो इनको हम F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री प्राथमिक कण आप हिंदी में कहते हैं, तो प्राथमिक कण या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। सो द पार्टिकल्स पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्रिस्टी पर अवेलेबल है इनको हम कह रहे हैं F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम्स। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आंतरिक कक्ष और इनर चेंबर होता है, टू चेंबर्स हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, एक है आउटर चेंबर, आउटर चेंबर को हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर और पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश आप कहते हैं। तो ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है ये किसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस मेनली आपका प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। क्लियर है? यहाँ पे फ्लूइड साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। और यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि जब एटीपी संश्लेषण होता है, एटीपी संश्लेषण के समय हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट आवश्यक है और प्रोटॉन ग्रेडियंट भी आवश्यक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में प्रोटॉन ग्रेडियंट उच्च पाया जाता है, तो ये पार्ट आप याद रखिए। जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मुख्य रूप से आप याद रखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ पे मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको मिलता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में या द्रव्य में मिलता है। अब इसके बाद आप पढ़ते हैं इनर चेंबर। इनर चेंबर को ही हम कह रहे हैं मैट्रिक्स अथवा अधात्री। तो इनर चेंबर में आपका तरल द्रव्य के रूप में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की संरचना अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये याद रखिए ये होमोजेनस स्वभाव में होते हैं। दूसरा मैट्रिक्स में हमको क्या क्या संरचनाएं मिलेंगी, एक डीएनए उपस्थित है जिसके कारण इसको हम स्वशासी अंगक कह रहे हैं। दूसरा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम सामान्य रूप से 70S प्रकार के होते हैं और मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। दूसरा महत्वपूर्ण भाग याद रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो केवल आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो एरोबिक सेल्स या एरोबिक जीव है मतलब वायवीय श्वसन करने वाले जीव
और एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो सेल्स होते हैं, ओनली इन दो सेल्स हम माइटोकॉन्ड्रिया को अपीयर करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा प्रोकैरियोट में और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप श्वसन संबंधित प्रक्रियाएं पढ़ते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और मैट्रिक्स में जितने भी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं वो सभी एंजाइम्स आप याद रखिए मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। मैट्रिक्स जब आप पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन किस विधि के द्वारा होता है ये भी याद रखिएगा। ये आप श्वसन से संबंधित चैप्टर्स में पढ़ते हैं तो क्रैब चक्र या क्रैब साइकिल आप पढ़ते हैं। तो क्रैब साइकिल, यू रिमेम्बर क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के पार्ट में या आधात्री में पाया जाता है, और इससे संबंधित जितने भी एंजाइम्स होंगे सभी एंजाइम्स आपको मैट्रिक्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं, ये एक आपको क्लियर अपीयर हो रहा होगा, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो कि आपका शो कर रहा है एक अकेले क्रिस्टी को, और क्रिस्टी के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 5 डिफरेंट साइट्स पे आपको अपीयर हो रहे हैं F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। तो क्रिस्टी यहाँ पे अब आपको क्लियर है कि एक सिंगल क्रिस्टा फिंगर के जैसे एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है, बट ये आउटग्रोथ किस तरफ प्रोजेक्टेड है, आउटग्रोथ आप याद रखिएगा हमेशा मैट्रिक्स के तरफ प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर या उंगली के समान अतिवृद्धि आप कहते हैं, इनके ऊपर आपके ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो बेस या आधार है वो हमेशा इनर मेम्ब्रेन के संपर्क में होगा, और जो हेड होगा वो हमेशा याद रखिए किसके संपर्क में होता है, मैट्रिक्स के संपर्क में, क्योंकि इसी पार्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये पार्ट याद रखिए। दूसरा F1 यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये एक सिंगल ऑक्सीसोम का या F1 पार्टिकल का है। इस डायग्राम में आप देखिए प्रत्येक जो F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम होता है, प्रत्येक ऑक्सीसोम 3 भागों से निर्मित है, हेड, स्टॉक और बेस या आधार आप कह रहे हैं। तो बेस आपका किससे अटैच होगा, इनर मेम्ब्रेन के संपर्क में होता है, और इसको हम अधेशन साइट कहते हैं F1 पार्टिकल की। F1 पार्टिकल की अधेशन मतलब योजक साइट। तो F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन के साथ किस सतह पे जुड़ता है, तो वो याद रखिए वो अपने आधार से या बेस से जुड़ेंगे। मुख्य रूप से एग्जाम के लिए आप हेड की संरचना को याद रखिए, हेड को F1 और बेस को F0 कण भी कहा जाता है। इसलिए आप कभी कभी पढ़ते हैं कि जो ऑक्सीसोम्स है, ऑक्सीसोम्स को F0 F1 कण भी कहा जाता है या F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हेड आपको अपीयर हो रहा है, हेड का महत्वपूर्ण लक्षण याद रखिएगा कि हेड में एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है, या एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। ये जो एटीपेज एंजाइम होता है, क्रैब चक्र जब आप स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप 5 डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं। तो 5th नंबर का जो कॉम्प्लेक्स या यौगिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 5th कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आप याद रखिए एटीपेज होता है। एटीपेज हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के हेड में प्रेजेंट होगा। और सेकेंड आप याद रखिए एटीपेज का मुख्य कार्य है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से ये एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। सेकेंड जो फंक्शन आप माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ेंगे, मुख्य फंक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन, जिसके द्वारा ये एटीपी का सिंथेसिस करेंगे और एटीपी का स्टोरेज करते हैं। मेन जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड 1 साल आ चुका है कि कौन सा कोशिकांग या निम्नलिखित में से कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म या उपापचय से संबंध रखते हैं। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोशिकांग आप याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि क्रैब साइकिल में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के रूप में ही आपका क्या करेगा, प्रवेश करता है। तो क्रैब साइकिल के पहले ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होगा। फिर ये जो पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, वहां पे रेस्पिरेशन की लिंक रिएक्शन कंप्लीट होती है और एसिटाइल को एंजाइम है जो लिंक रिएक्शन में बनता है। अगर आपको श्वसन संबंधित पूरी प्रक्रियाएं क्लियर है तो ये पार्ट क्लियर होता है। तो एसिटाइल को एंजाइम है आप याद रखिए यहाँ पे क्रेब चक्र में प्रवेश करेगा या क्रैब साइकिल में प्रवेश करता है। तो एंटायर इतना जितना भी किया है वो आप बार बार वीडियो को सुनते रहिए, तो उससे ये होगा आपका कि ये पार्ट आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा या आपको ये सब चीजें रट जाएंगी। तो क्वेश्चंस आप इमीडिएटली क्या कर लेंगे,
टिप ऑफ टंग पे याद होने के कारण आप इमीडिएटली क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल की तरफ। तो सेकेंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल जब हम पढ़ रहे हैं तो वो आप याद रखिए मुख्य रूप से अपने पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, प्लांट हो या एनिमल। बट जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट आप याद रखिए ओनली वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल में। क्लियर है। सेकेंडली क्लोरोप्लास्ट जब आप स्टडी करते हैं तो उसके पहले आप पढ़ते हैं प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, या लवकों के 3 प्रकार है। प्लास्टिड्स देखिए, प्लास्टिड मतलब फूड के स्टोरेज और फूड के सिंथेसिस से रिलेटेड जो भी सेल ऑर्गेनेल है। तो सेल ऑर्गेनेल जो फूड सिंथेसिस और फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जब आप क्लोरोप्लास्ट स्टडी कर रहे हैं तो प्लास्टिड्स देखिए 3 तरह के, रंगहीन प्लास्टिड्स और कलरलेस प्लास्टिड्स को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना या भोज्य पदार्थों का संचय करना। अब यहाँ पे देखिए जब आप ल्यूकोप्लास्ट स्टडी कर रहे हैं तो ल्यूकोप्लास्ट में फर्स्ट टाइप है आपका, क्योंकि फूड कितने फॉर्म में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का जो संचय करेंगे उनको आप कह रहे हैं अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ऑयल, लिपिड या वसा आप कह रहे हैं। तो लिपिड का जिसमें स्टोरेज होता है वो आपका ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाएंगे, इलियोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट, एंड प्रोटियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोनोप्लास्ट भी इनको कहा जाता है। तो प्रोटियोप्लास्ट में नाम से इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन का स्टोरेज जिन प्लास्टिड्स में होता है वो कलरलेस प्लास्टिड्स को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटियोप्लास्ट। क्लियर है। इनके और डिटेल्स आपको पढ़ने हैं तो अमाइलोप्लास्ट आपका पोटैटो में मिलेगा। एग्जाम्पल जिनसे आपको ये मिलते हैं वो आप एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं। फिर आपके पास है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स जो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं या रंगयुक्त प्लास्टिड और लवक, इनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो रंगयुक्त प्लास्टिड और क्रोमोप्लास्ट को आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आप अपीयर करते हैं, फ्लावर्स का जो मेन कलर है वो कलर आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण है। और क्रोमोप्लास्ट आप याद रखिए मेनली जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो प्लांट्स में मुख्य रूप से पॉलिनेशन की प्रक्रिया या परागण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो ये पार्ट याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट के लिए। आफ्टर दैट थर्ड जो हमको पढ़ना है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसका मीनिंग है कि वो प्लास्टिड या वो लवक जिनमें ग्रीन कलर के वर्णक या हरे रंग के वर्णक और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ग्रीन कलर के पिगमेंट को आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए जब भी पढ़ेंगे याद रखिए जो मुख्य वर्णक के प्लांट में वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसकी संरचना स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो यहाँ भी आप देखिए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया 2 स्वशासी कोशिकांग होने के साथ साथ याद रखना है कि ये आपके ऐसे कोशिकांग है जिनमें दोहरी झिल्ली तंत्र या 2 मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर्स के फॉर्म में, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों, बोथ मेम्ब्रेन यहाँ पे सिंपल एंड स्मूथ मेम्ब्रेन्स है, कंटिन्यूस मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे आपको यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर नहीं होते हैं। सेकेंडली आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का भी याद रखिएगा परमिएबल है, बिकॉज उसमें भी आप याद रखिए क्या प्रेजेंट है, पोरीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जब आप स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना तो क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से 2 भागों से बना होता है। एक भाग इसका होता है ग्रेना एंड सेकेंड पार्ट इसका होता है स्ट्रोमा। तो ग्रेना आप याद रखिए जो सेलुलर या झिल्लीनुमा तंत्र होता है और मेम्ब्रेनस सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट का, उस मेम्ब्रेनस सिस्टम को आप कह रहे हैं ग्रेना। प्रत्येक ग्रेना आप याद रखिए हॉलो जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स के पिलर लाइक या जो खोखले अंदर से कॉइन्स होते हैं, तो कॉइन के पिलर के जैसी संरचना होती है या स्टिक ऑफ कॉइन आप कह रहे हैं, कॉइन्स के पिलर्स के समान संरचना होती है। 30 to 40 ऐसे पिलर्स आपके पास क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। एवरी ग्रेना आप याद रखिए 30 to 40, यहाँ आपको केवल 4 अपीयर हो रहे हैं पिलर से, 30 to 40 पिलर्स प्रेजेंट होंगे और ये 30 to 40 पिलर्स एक दूसरे से कनेक्ट होके एक कॉमन यूनिट और कॉमन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं ग्रेना। तो ये पार्ट याद रखिए कि ग्रेना किससे बना है। यहाँ पे देखिए एक जो ग्रेना है वो बहुत सारे पिलर लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको आप इंडिविजुअली एक एक को कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम फिर से आपका बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप एक एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखेंगे
तो आपको 5 लैमेली दिख रहे हैं, या पिठिका भी आप कहते हैं हिंदी में, पर इतनी ज्यादा हिंदी यूज नहीं करनी है। प्रत्येक ग्रेनम आप याद रखिए किससे बने हुए हैं, अनेक लैमेली से बने होते हैं। और जो लैमेली है उसकी झिल्ली, यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ग्रेनम की जो मेम्ब्रेन होती है, ग्रेनम की मेम्ब्रेन आप याद रखिए, ग्रेनम की मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, जब हम फोटोसिंथेसिस का सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस या बाह्य सतह पर पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। तो वो पार्ट आपको वहां पे पढ़ना है। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन आप याद रखिए, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की दोनों सतह पर, थाइलेकॉइड और बोथ द मेम्ब्रेन सरफेस पर, आउटर एंड इनर सरफेस पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप क्वांटासोम कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर आप उसी को कह रहे हैं फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। प्रत्येक क्वांटासोम में याद रखिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स नंबर होता है, वो नंबर याद करके रखिएगा कि प्रत्येक क्वांटासोम में 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना आप याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन ग्रेना में कंप्लीट होता है, और जो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया आप याद रखिए कहाँ पे कंप्लीट होगी, स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। स्ट्रोमा मतलब याद रखिए जो क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्मिक पार्ट है और फ्लूइड पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्मिक पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में फिर याद रखिएगा, स्ट्रोमा में डीएनए प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में 70S प्रकार के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और मैसेंजर आरएनए और संदेशवाहक आरएनए प्रेजेंट होगा। इसके अलावा स्ट्रोमा में याद रखिएगा डार्क रिएक्शन मीन C3 और C4 साइकिल्स आपने पढ़ा हुआ होगा। तो डार्क रिएक्शन अथवा C3 C4 साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, स्ट्रोमा में मिलेंगे। इसके अलावा स्ट्रोमा में आप देख सकते हैं कि फूड स्टोर भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो फूड या भोज्य पदार्थ संचय होंगे, तो फूड का स्टोरेज आप याद रखिए किस रूप में होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में। तो क्लोरोप्लास्ट आप याद रखिए, फूड अगर स्टोर कर रहे हैं तो वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में होंगे। तो ये इतना पार्ट आप याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के लिए। सेकेंडली जो दो साइड बाय साइड या एडजेसेंट ग्रेना होते हैं, ये दोनों ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू अटैच्ड होते हैं, क्योंकि ये लैमेली और फिलामेंटस पार्ट स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, इसलिए आप इसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ग्रेनम लैमेली अगर आप याद रखिएगा तो ग्रेनम लैमेली में याद रखिए पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2 और PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट स्ट्रोमा लैमेली अगर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रोमा लैमेली याद रखिए ओनली किसको शो करता है, स्ट्रोमा लैमेली केवल PS1 और पिगमेंट सिस्टम 1 की प्रेजेंस को शो करते हैं। इतना स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा मेनली फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। बच्चों आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि स्पीड मैडम बहुत ज्यादा कर रही है पढ़ाने में, बट ये आप याद रखिएगा क्योंकि हम फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हैं। अदरवाइज रेगुलर क्लासेस में ईच एंड एवरीथिंग अपन ड्रॉ करके ही पढ़ते हैं, बट ये फाइनल रिवीजन है, बहुत कम समय अब नीट के लिए बचा हुआ है, तो कम से कम समय में अपने को ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स और टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो आपको थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्पीड पढ़ने की बढ़ाएंगे, समझने की स्पीड बढ़ाएंगे, उसी कंडीशंस में आप 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस जो नीट का एग्जाम है उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक अब नेक्स्ट सेशन में मैं फिर एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। अब उस समय तक आप चैनल के साथ कनेक्ट करिए। अगेन सब्सक्राइब माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and stay blessed and stay positive.